Dear students, coming illustration is a mixed concept based problem, and through coming illustration we will learn the application of the Coulomb's law and basic kinematics. JEE मेंस और JEE एडवांस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो कमिंग इलस्ट्रेशन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन सेक्शन में। In this illustration, it is given a non-conducting rod is bent at right angle and two small beads of equal mass small m carrying charges q1 and q2 of opposite sign can slide without friction on two sides of the rod. The rod is kept fixed on horizontal plane. आप डायग्राम फॉलो कर सकते हो। डायग्राम में हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रॉड थी जिसको 90 डिग्री एंगल में हम लोगों ने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड्स में जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वहां पे हम लोगों ने अटैच की बीट्स, चार्ज बीट्स। एक बीट का चार्ज Q1 तो दूसरी बीट का चार्ज Q2, दोनों अपोजिट साइन के चार्जेस थे, लेकिन दोनों बीट्स का मास इक्वल था। बोथ बीट्स आप यहां पे जैसे देख सकते हो परपेंडिकुलर साइड में मूव कर सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन, दैट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फिक्स है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जो रॉड है, नॉन कंडक्टिंग रॉड है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोगों ने फिक्स कर दिया। दैट मीन्स वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप व्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज द बीट्स आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट साइमल्टेनियसली एट डिस्टेंस L and 2L फ्रॉम द कॉर्नर एज शोन इन द फिगर। आप यहाँ पे t इक्वल टू 0 की सिचुएशन देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो, टॉप व्यू है। यहाँ पे बीड नंबर 1 की डिस्टेंस कॉर्नर से है 2L और बीड नंबर 2 की डिस्टेंस कॉर्नर से है कैपिटल L। व्हेन वन ऑफ द बीट रीचेस द कॉर्नर, हमने यहाँ पे जब रिलीज कर दिया एक साथ तो उनमें से एक बीट कॉर्नर तक पहुंच गई। तो हमें बतलाना है कि दूसरी बीट की पोजीशन उस समय कहाँ पे होगी, वेयर वुड बी द अदर बीट बी लोकेटेड। दूसरी बीट की लोकेशन हमें मालूम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में। सो दिस इज द सिचुएशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा कि Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनमें लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं। एक फोर्स तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। तो मैं इन दोनों चार्जेस को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूं। ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0 की। t इक्वल टू 0 में लगने वाले फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ये फोर्सेस होंगे। इसके अलावा वेट एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफर्ड बाय द रॉड। साथ साथ यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक्ट करेगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल थीटा ले लें, ये तो फोर्स हमने F लिख लिया, सपोज मैं इस एंगल को ले लेता हूं थीटा। अब ये जो थीटा अगर ये एंगल है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। F sin थीटा जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, दैट कंपोनेंट विल बी बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द रॉड। तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के बारे में केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये जो कंपोनेंट दिस एंगल विल बी थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा फोर्स का F cos थीटा और ये भी नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द रॉड से बैलेंस हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, ये कंपोनेंट यहाँ पे होगा F sin थीटा। अब हम लोग यहाँ पे F की वैल्यू लिख लें। कूलॉम्स लॉ में हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पे। ये फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें कि सेपरेशन बिटवीन द बीट्स इज स्मॉल r, तो फोर्स की वैल्यू हो गई K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, थीटा एंगल हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया था और ये डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे बीट नंबर 1 को मूव कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो है F cos थीटा, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है दैट इज F sin थीटा। अब हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द बीट के बारे में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पे A1 एक्सेलरेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा A2। बोथ एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर।
अब हम लोग यहाँ पे a1 की वैल्यू लिख लें, a1 इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, और यहाँ पे a2 की वैल्यू एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। नाउ लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बीट्स। a1 इज टू a2 निकाल लें। a1 इज टू a2 अगर करेंगे तो रिलेशन हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, f डिवाइडेड बाई m, f डिवाइडेड बाई m कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, cot थीटा। और अगर cot थीटा हमारे पास आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई l, दैट मीन्स 2। हमें वैल्यू आ गई a1 इज टू a2, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बीट्स आ गए। तो t इक्वल टू 0 की सिचुएशन थी ये। अब दोनों बीट्स ने मूव करना शुरू किया फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 0, बीट नंबर 1 और बीट नंबर 2, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहाँ पे dt टाइम इंटरवल कंसीडर करिए। सो लेट अस कंसीडर टाइम इंटरवल dt। टाइम इंटरवल dt में बीट नंबर 1 मूव कर जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, और बीट नंबर 2 अगर हम लोग इस डायग्राम को देख रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वैसे तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस पूरे सिस्टम को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम को देख के हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो dt टाइम इंटरवल में ये यहाँ पे और ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 1 इज ds1 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 2 इज ds2। इसको हम लोगों ने ds2 ले लिया। अब आफ्टर द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल dt, क्योंकि दोनों बीट इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलना शुरू कर चुकी हैं, एक्सेलरेशन हो रहा है और टाइम इंटरवल स्मॉल है, तो हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे, बल्कि कंसीडर कर लेंगे कि दोनों बीट का एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल dt विल रिमेन कांस्टेंट। हम लोग ऐसा कंसीडर करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंटल टाइम इंटरवल हो या एलिमेंटल हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट हो, वहाँ पे हम लोग इन प्रॉपर्टीज को, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ड्यूरिंग दैट इंटरवल, उसको कांस्टेंट मानते हैं। तो dt इज वेरी स्मॉल इंटरवल, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशंस को कांस्टेंट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे वेलोसिटी हो गई dv1 और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई चेंज dv2। इनफैक्ट ये जो चेंज इन द वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स और बीट्स आफ्टर द एंड ऑफ द इंटरवल dt। अब ये dv1 और dv2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a1, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dv1 इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाई dt। सिमिलरली वी कैन राइट चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बीट नंबर 2, dv2 इक्वल टू a2 मल्टीप्लाइड बाई dt। नाउ लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ दिस वेलोसिटीज। dv1 डिवाइडेड बाई dv2 में लिख देता हूँ, यह आ जाएगा dt कैंसिल होने के बाद a1 बाई a2, और a1 बाई a2 की जो रेशियो है दैट इज 2, दैट मीन्स dv1 इज इक्वल टू ट्वाइस द dv2। और जो रेशियो वेलोसिटी का होगा, चेंज इन द वेलोसिटी का होगा, वही रेशियो डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ds1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ds2। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आ गया। टाइम इंटरवल हम लोगों ने कितना कंसीडर किया था, dt। अब इस रेशियो को देख के हम लोग बतला सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 1 विल बी डबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 2। अगर हम लोग टाइम इंटरवल सेम ले रहे हैं दोनों बीट्स के लिए, तो जितने टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा बीट नंबर 2 का, उससे डबल डिस्प्लेस हो जाएगा बीट नंबर 1 का। तो ये कंक्लूजन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉर्नर से दोनों बीट्स की डिस्टेंस कितनी है। ये मूव कर चुका है ds2, इनिशियल डिस्टेंस थी कैपिटल L, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू L माइनस ds2। ये डिस्टेंस हो गई L माइनस ds2। सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ दिस बीट नंबर 1 फ्रॉम द कॉर्नर, दिस इज 2L माइनस ds1। ये डिस्टेंस हो गई 2L माइनस ds1। और अब अगर मैं यहाँ पे ds1 और ds2 के रेशियो को देखूं, तो ये था ds1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ds2। तो यहाँ पे ds1 की वैल्यू मैं ds2 के टर्म में लिख सकता हूँ। इस डिस्टेंस को सपोज हम लोग L माइनस ds2 को L डैश लिख लें। ये तो मैंने लिख लिया। अब मैं इस डिस्टेंस को लिख लेता हूँ L डैश, यहां से यहां तक। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं 2,
2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया L माइनस DS2. L minus DS2 equal to L dash, that means this distance equal to 2L dash. तो ये कॉर्नर से बीड नंबर 1 की डिस्टेंस हो जाएगी 2L dash. अब अगर डिस्टेंस के बारे में देखें तो इनिशियल डिस्टेंस बीड नंबर 2 की थी L, अब हो गई L dash. बीड नंबर 1 के बारे में देखें तो इनिशियल डिस्टेंस थी 2L, अब हो गई 2L dash. दैट मीन्स जो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस है ये हमारे पास ये 2 है. बीड नंबर 1 की डिस्टेंस कॉर्नर से और बीड नंबर 2 की डिस्टेंस कॉर्नर से, ये रेशो 2 है. अब अगर हम लोग फर्दर एक टाइम इंटरवल dt कंसीडर करें, देखें कि इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे बीड नंबर 1 और बीड नंबर 2 का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, उसको कंसीडर करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लें कि एक्सेलरेशन क्या होगा. एक्सेलरेशन के लिए फोर्स कंसीडर करना होगा, तो ये सपोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया F डैश और F डैश, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट हो चुका है तो इनिशियल फोर्स वाज F, अब हम लोगों ने ले लिया F डैश. अब अगर हम लोग F डैश फोर्स और F डैश फोर्स यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है 2L डैश और ये L डैश, एग्जैक्टली सिचुएशन वैसे ही आ रही है जो हमारे पास t इक्वल टू 0 की कंडीशन थी. अब अगर हम लोग फर्दर टाइम इंटरवल dt ले लें, इसके बाद का टाइम इंटरवल dt कंसीडर कर लें, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बीट्स विल नॉट चेंज, क्योंकि इनिशियल टाइम में जो डिस्टेंस था 2L और यहाँ पे था L, यहाँ पे डिस्टेंस है इस टाइम में 2L डैश और L डैश. इसका मतलब रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बीट्स विल नॉट चेंज. अगर रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बीट इज नॉट चेंजिंग तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दिस टाइम इंटरवल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 1 विल बी अगेन डबल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 2. अगर एक्सेलरेशन का रेशियो मेंटेन है तो डिस्प्लेसमेंट का भी रेशियो यहाँ पे मेंटेन होगा. दैट मीन्स जितने टाइम इंटरवल में बीट नंबर 2 डिस्प्लेस होगी जितना, उससे डबल डिस्प्लेस होगी बीट नंबर 1. इफ वी फर्दर डिवाइड द डिस्टेंस ऑफ द बीट्स फ्रॉम द कॉर्नर, बहुत सारे एलिमेंटल टाइम इंटरवल में अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दें तो सिचुएशन हमेशा सेम रहेगी. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 1 will be always double the displacement of the bead number 2. ये सिचुएशन हमेशा कॉर्नर तक मेंटेन रहेगी. अब अगर हम लोग कंसीडर करें कि बीड नंबर 2 कॉर्नर तक पहुंच गई, अगर कॉर्नर तक पहुंच जाएगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी कैपिटल L, और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि बीड नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट बीड नंबर 2 के डिस्प्लेसमेंट का डबल होगा. That means bead number 1 will travel distance 2L in the same time interval. इसका मतलब bead number 2 अगर L डिस्टेंस कवर करती है और पहुंच जाती है कॉर्नर तक, तो उतने ही टाइम इंटरवल में bead number 1 2L डिस्टेंस कवर करके कॉर्नर तक पहुंच जाएगी. It means both beats will reach the corner together. दोनों बीट्स एक साथ कॉर्नर में पहुंचेंगी. तो अब हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आ गया कि जैसे बीड नंबर 2 जितना टाइम लेगी यहां तक पहुंचने में, उतने टाइम में बीड नंबर 1 भी यहां तक पहुंच जाएगी. दैट मीन्स बोथ बीट्स विल रीच कॉर्नर टुगेदर. डियर स्टूडेंट्स, कमिंग इलस्ट्रेशन इज ए मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम. इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रोटेशनल डायनेमिक्स. कमिंग इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कि अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, स्पेशली अगर कोई रिंग को रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें लगने वाला फोर्स और टॉर्क को कैसे एनालाइज करें, साथ साथ उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा रोटेशनल डायनेमिक्स का, इसको हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कमिंग इलस्ट्रेशन के थ्रू. तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में. इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R. दिस इज द रिंग हैविंग रेडियस कैपिटल R. मास इज स्मॉल m, is made of thin rigid insulating wire, has a very small gap of length small t, and small t is much smaller than capital R and carries charge Q which is uniformly distributed on it. आप डायग्राम फॉलो कर सकते हो. आप डायग्राम में एक रिंग देख रहे हो. रिंग में एक छोटा सा कट है. यहाँ पे जो ये कट है इसकी लेंथ है स्मॉल टी, और ये जो स्मॉल टी है ये बहुत स्मॉल है इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द रिंग. इस रिंग में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल क्यू.
अगर स्मॉल q चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वी कैन फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग। क्योंकि ये गैप बहुत छोटा है तो हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई 2πr। क्योंकि r के कंपेरिजन में स्मॉल t बहुत कम है तो हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई 2πr। इसके बाद फिर कहा जा रहा है इनिशियली द रिंग इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन फ्री स्पेस वेयर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E parallel to the plane of the ring and directed parallel to the gap is switched on as shown in the figure। डायग्राम में फॉलो कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने स्विच ऑन कर दी और जो हमारा रिंग है विद कट ये प्लेस किया गया है ग्रेविटेशन फ्री स्पेस पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल हम लोगों ने स्विच ऑन कर दी। साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ये जो कट है जिसकी हम लोग लेंथ स्मॉल t कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन की गई है इस लेंथ के पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उस टेंजेंट के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द रिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। जब हम लोग यहाँ पे सपोज t इक्वल टू 0 में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन करने के बाद जो भी मोशन होगा रिंग का हमें यहाँ पे कंसीडर करना है और बतलाना है कि रिंग की मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। ये है सिचुएशन, ये जो कट है ये बहुत स्मॉल है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्मॉल t इज द लेंथ और स्मॉल t की जो वैल्यू है रेडियस के कंपेरिजन में बहुत कम थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ये जो रिंग है इसमें कट नहीं होता, अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो क्या होता। तो सपोज मैं इस कट को फिल कर देता हूं, ये मैंने फिल कर दिया। अब इसमें अगर मैं बहुत सारे एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर दूं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रिंग विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने लगा रिंग, दैट मीन्स अगर मैं सेंटर ऑफ मास को अगर कहूँ तो सेंटर ऑफ मास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका मोशन ट्रांसलेशन होना यहाँ पे कंफर्म है। अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है या नहीं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डायमीटर के अलॉन्ग और वो लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखें, जितना फोर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में लग रहा है उतना फोर्स यहाँ पे राइट साइड में भी लगेगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड में अगर मैं फोर्सेस को देखूं तो ये फोर्सेस होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे, इस रिंग को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेंगे। सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ मास के अगर आप राइट साइड में देखें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये रिंग को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी में रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्सेस हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में और यहाँ पे जो फोर्सेस हैं क्लॉकवाइज सेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, तो ये जो रोटेशन लगा रहे हैं ये चार्ज एलिमेंट ये इक्वल अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क होगी अबाउट द सेंटर ऑफ द रिंग फॉर दिस पार्ट ऑफ द फोर्स एंड दिस पार्ट ऑफ द फोर्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। दैट मीन्स वी कैन से नो टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस बाय द रिंग। हमारा रिंग इस सिचुएशन में कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है उस सिचुएशन में कोई भी टॉर्क होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कोई रोटेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि आवर रिंग विल ट्रांसलेट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा रिंग ट्रांसलेट करेगा, कंप्लीट रिंग जो है वो ट्रांसलेट करेगा। लेकिन हमारा रिंग कंप्लीट रिंग नहीं था, देयर वाज अ कट। तो अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं अपने एक्चुअल रिंग को विद कट। तो ये सिचुएशन हो गई एक्चुअल रिंग की विद कट।
हम लोग अभी देख चुके थे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है तो उस सिचुएशन में कोई टॉर्क नहीं लगता। तो अगर मैं यहां से कट के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दूं, तो इन लाइंस के अपर साइड में और लोअर साइड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। जितना चार्ज है यहां से यहां तक, उतना चार्ज है यहां से यहां तक। चार्ज की सिमेट्री है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं इन एलिमेंट्स की वजह से यहां तक का और यहां से फिर स्टार्ट होता है यहां तक का, अगर मैं इन एलिमेंट्स की वजह से जो फोर्स लगता है उनके टॉर्क की बात करूं, तो हम लोग कह सकते हैं देयर विल बी नो टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, इन डॉटेड लाइन के अपर पार्ट और लोअर पार्ट की वजह से कोई भी नेट टॉर्क नहीं आएगा। दैट मीन्स नो टॉर्क बिकॉज ऑफ दीज पार्ट्स। अब यहां पे जो इन पार्ट के अलावा जो चार्ज अपेयर हो रहा है वो आ रहा है इन डॉटेड लाइन के बीच वाला चार्ज, एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन, ये रेड कलर से मैंने यहां पे मार्क कर दिया। इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी टी। एलिमेंटल लेंथ है हमारे पास टी, छोटी सी लेंथ है। इसमें चार्ज की वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं डी क्यू, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आएगा। अगर फोर्स आएगा तो ये सेंटर ऑफ द मास के अबाउट ये रिंग को रोटेट कराएगा। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगी डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि दिस एलिमेंट, दिस पार्ट ऑफ द रिंग विल प्रोवाइड टॉर्क ऑन द रिंग। जो हमारे पास जो कट रिंग है इसको ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और वो भी टॉर्क की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज सेंस में। देयर विल बी टॉर्क, नेट टॉर्क ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पे टॉर्क होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे इसे कंप्लीट रिंग की तरह से ट्रीट कर रहे थे तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग और सेंटर ऑफ द रिंग यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने कट लगा दिया, लेकिन ये कट की जो लेंथ है दैट इज वेरी स्मॉल। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि एलिमेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव किया है ये बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग एंड लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग विल कोइंसाइड। तो यहाँ पे अगर ये कंप्लीट होता तो सेंटर यहाँ पे होता। अब हमने यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, दोनों एक ही पोजीशन में रहेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिसाइड हो गया कि आवर रिंग विथ कट विल ट्रांसलेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल आल्सो रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा क्लॉकवाइज सेंस में, और साथ साथ ये ट्रांसलेट भी करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें यहाँ पे मालूम करना था मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग इसके रोटेशन को कंसीडर करें। अगर रोटेशन को कंसीडर करना चाह रहे हैं तो वी नीड टू ऑब्जर्व द मोशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, और सेंटर ऑफ द रिंग से अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग कहेंगे रिंग विल रोटेट। अगर हम लोग सेंटर में ही बैठ जाएंगे और पूरा रिंग अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो ऑब्जर्वर देखेगा सेंटर से कि रिंग सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट कर रहा है तो हमें टॉर्क कैलकुलेट करना होगा। सो लेट अस कैलकुलेट टॉर्क। और टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसकी कोई भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग केवल इस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। सपोज किसी टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट है रोटेट कर गया, रिंग रोटेट कर गया एंगल थीटा, तो इनिशियल ओरिएंटेशन थी ऐसे। अब रोटेशन के बाद ये सपोज पहुंच गया यहाँ पे, एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे आ गया थीटा। अब यहाँ पे भी फोर्स लगेगा बिकॉज चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डीएफ, और डीएफ की मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो वी नीड टू फाइंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अगर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स को प्रोलॉन्ग कर दूं पीछे की तरफ, तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स की, रेडियस इज कैपिटल आर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस थीटा। नाउ वी कैन राइट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन द रिंग।
torque on the ring will be equal to tau equal to df multiplied by r cos theta. तो this is the torque on the ring. ओके, अब ये जो यहाँ पे जो cos थीटा का फैक्टर है, इफ थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा यहाँ पे इंक्रीज होगा cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द एलिमेंट डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क यहाँ पे डिक्रीज होगा. अगर हम लोग कंसीडर करें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लें तो cos थीटा इक्वल टू 0. दैट मीन्स टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग शुड बी इक्वल टू 0. तो टॉर्क की वैल्यू जब ये रिंग रोटेट कर जाएगा 90 डिग्री तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी. अब अगर 90 डिग्री से ज्यादा रोटेट कर जाए, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री cos थीटा इज नेगेटिव. cos थीटा नेगेटिव होने का मतलब टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव. अभी टॉर्क लग रहा था यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज. इट मीन्स वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी मैक्सिमम. तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या π/2 अगर होगी तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी मैक्सिमम. अब एंगुलर वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी ये तो डिसाइड कर लिया, अब कैलकुलेट भी करना है. तो मैं इस इक्वेशन को फिर से कंसंट्रेट करता हूँ. मैं यहाँ पे df की वैल्यू लिख दूंगा dq मल्टीप्लाइड बाई e. तो dq मल्टीप्लाइड बाई e मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू, और टॉर्क इक्वल टू i अल्फा. मैंने यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन लिख दी. अब टॉर्क इक्वेशन में अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशन एक्सिस. रोटेशन एक्सिस है सेंटर से पास होने वाली एक्सिस. इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल मास ऑफ द रिंग, क्योंकि टोटल रिंग रोटेट कर रही है, नॉट ओनली द एलिमेंट. टोटल रिंग हमारी रोटेट कर रही है जिसका मास है स्मॉल m, रेडियस है कैपिटल R. दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द रोटेशन एक्सिस इज mr². अब अल्फा की बात करें, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन वी नो d ओमेगा बाई dt. d ओमेगा बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा d ओमेगा बाई d थीटा, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगल ऑफ रोटेशन का रिलेशन चाहिए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया. अब चार्ज की वैल्यू, dq की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट, dq की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी. और चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते समय हम लोग यहाँ पे इस कट को भूल जाएंगे, बिकॉज जो कट है, कट की लेंथ है स्मॉल t, दैट वाज वेरी स्मॉल. तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2πr. एक्चुअल में हम लोग लिखते हैं टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाय 2πr माइनस t, लेकिन r के कंपैरिजन में स्मॉल t की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिख लेंगे q डिवाइडेड बाय 2πr. q डिवाइडेड बाय 2πr को स्मॉल t से मल्टीप्लाई करेंगे. स्मॉल t विल बी द लेंथ ऑफ दिस, क्योंकि जितना ये कट की लेंथ होगी उतना इस एलिमेंट की लेंथ होगी. तो यहाँ से चार्ज ऑन द एलिमेंट आ जाएगा. अब dq की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, i की वैल्यू mr² रख दें, अल्फा की वैल्यू हम लोग ओमेगा d ओमेगा बाई d थीटा रख दें, तो रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा. अब यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लें, आर कैंसिल कर दें, और रीअरेंज करने के बाद हमारा रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा. मैं इस रिलेशन को डायरेक्ट लिख देता हूँ. ये आएगा ओमेगा d ओमेगा ब्रैकेट में QET डिवाइडेड बाई 2πmr² मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा d थीटा. अब हमें मालूम है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग इज 0. इनिशियली तो हमने रिलीज किया हुआ है. हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी. तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा मैक्स ले लें, और यहाँ पे इनिशियली थीटा एंगल था हमारे पास 0, और जिस समय एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी थीटा इज π/2. अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड में, और प्रॉपर लिमिट जो डिस्कस की हुई है उनको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. ये रिलेशन आ गया. अब मुझे इसे केवल इंटीग्रेट करना है, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में. ये मेरे पास रिलेशन आया. इंटीग्रेशन ऑफ द लेफ्ट पार्ट ये हो जाएगा ओमेगा² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है 0 टू ओमेगा मैक्स, और ये जो राइट हैंड साइड में है हमारे पास
कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा। लिमिट लगा देंगे 0 टू π/2, ये मैंने लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ओमेगा मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे साइन π/2 माइनस साइन 0, मैं लिख देता हूँ साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 0 इक्वल टू 1। अब इसको मैं 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ और रीअरेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास आया ओमेगा मैक्स स्क्वायर इक्वल टू QET डिवाइडेड बाई पाई mr स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, ओमेगा मैक्स इक्वल टू अंडर रूट QET डिवाइडेड बाई पाई mr स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। इनफैक्ट बाद का सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशन और रोटेशन, और आगे जाएगा, बाद में फिर से रोटेट करके आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी किसी और टाइम में मैक्सिमम होगी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, वो एंगुलर वेलोसिटी है जिस समय फर्स्ट टाइम एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है।